आप सभी का इसका चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ये धातुएं होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। धातु ऑक्साइड जल में पहली बात दो चीज बना रही है, हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड। जल के साथ धातु अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सभी धातुएं, क्योंकि धातुओं की सक्रियता अलग अलग होती है, इसलिए सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। उदाहरण के लिए ये नॉर्मल सामान्य साधारण बात, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु ऑक्साइड, अभी जो धातु ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, इसको जल के साथ और अभिक्रिया करवाई जाए तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं, अभी हमने इससे पहले भी देखा था कि ये दोनों अत्यधिक सक्रिय धातु है। सोडियम तथा पोटेशियम ये ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करती है। यह अभिक्रिया तेज एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, यानी आग पकड़ लेती है, प्रज्वलित हो जाती है। यह अभिक्रिया पोटेशियम की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, उसमें ऊर्जा यानी ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। ये अभिक्रिया इतनी अत्यधिक तेज गति से होती है। सोडियम के साथ भी यही अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, क्षार का हाइड्रोजन गैस तथा उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये दोनों धातु सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। इसके अलावा एक धातु है जो कैल्शियम, यह जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। यह उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित के लिए पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, इसलिए क्या कर लेते हैं, उसको तैरता है, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए ये उनकी तरह इतनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होती है। तो कैल्शियम तथा जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। मैग्नीशियम धातु, ये कैल्शियम धातु की बात, सोडियम धातु की बात, जल के साथ अभिक्रिया, पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया, कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया। अब आता है मैग्नीशियम की जल के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम जो धातु होती है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम जल के साथ, गर्म जल के साथ यानी भाप के साथ अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर, इसमें भी वही कैल्शियम की तरह मैग्नीशियम की धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः मैग्नीशियम धातु भी तैरना शुरू कर देती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरना शुरू हो जाती है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं, केवल ये तीन बात याद रखनी है, एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक, ये तीनों धातुएं केवल किसके साथ, भाप के साथ, गैस के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम तीनों धातुएं ठंडे जल, गर्म जल के साथ नहीं, केवल भाप के साथ क्रिया करती है। एल्यूमिनियम 3H2G का मतलब गैस है, भाप है, इसके साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं। आयरन, ये भी जल के साथ, गैस यानी भाप के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड तथा जल का हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। लेड, गोल्ड, कॉपर तथा सिल्वर जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है,
वेरी इंपॉर्टेंट है, लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड, ये किसी भी कंडीशन में गर्म जल, ठंडा जल, किसी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धन्यवाद।